लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना निबंध कहलाती है। निबंध का रूप साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा स्वतंत्र है, अतः किसी निश्चित परिभाषा में इस विधा की विशेषताओं को पूरी तरह समेटा नहीं जा सकता। अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में हिंदी में प्रचलित शब्द निबंध है। संस्कृत साहित्य में भी धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या निबंध विधा रूप में ही मिलती है, किंतु आज निबंध में वैयक्तिकता का गुण भी सम्मिलित हो गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हैं। निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें नियम लेखक द्वारा आविष्कृत होते हैं। निबंधकार विषय की संभावनाओं, अपनी रुचि एवं प्रेरणा के आधार पर निबंध में व्यक्तित्व का प्रकाशन एवं रचना सामग्री को संयोजित एवं संगठित करता है। एक और निबंधों में वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण, तर्क बुद्धि मिल सकती है, तो वहीं निबंध को हार्दिकता से भी जोड़ा जा सकता है। जब निबंध के विषय व्यक्तिपरकता, आत्मपरकता, हार्दिकता के आधार पर नए तेवर एवं नए कलेवर के साथ जुड़े तो ललित निबंधों को पहचान मिली। किसी विशिष्ट विषय से जुड़ी शोध या अनुसंधान परक दृष्टि को प्रस्तुत करना निबंधकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि ललित निबंध में निबंधकार स्वच्छंद रूप से अपने मन की वैयक्तिक एवं उद्दाम भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसी विशेषता के कारण अज्ञेय इन निबंधों को आत्मव्यंजक निबंध कहा करते थे। स्वयं विद्यानिवास मिश्र ऐसे निबंधों को व्यक्तिव्यंजक या रंजक निबंध कहा करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ललित निबंधों को भावात्मक निबंधों की कोटि में स्थान दिया था। यह माना जाता है कि भावात्मक या ललित निबंधों के लेखन का प्रचलन बंगला साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हुआ। हिंदी में ललित निबंधकारों की श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। तत्पश्चात पंडित विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, श्री प्रभाकर माचवे आदि के ललित निबंध लेखन से यह विधा अत्यंत समृद्ध। श्रेष्ठ निबंधकार हिंदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान, साहित्यकार, प्राध्यापक, संपादक, भाषावेत्ता, प्रशासक, संस्कृतिवेत्ता पंडित विद्यानिवास मिश्र साहित्य के ऐसे वटवृक्ष सदृश थे जिसकी प्रत्येक शाखा में धर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, कला, लोक, शास्त्र, भाषा, ज्योतिष आदि की मेधा की सर्वत्र एक सी व्याप्ति अनुभूत की जा सकती है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी सन 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 1967-68 में आपने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। देश विदेश के श्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए उन्होंने नवभारत टाइम्स का सफल संपादन कार्य भी किया। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे। इस छद्म नाम से भी आपने लेखन कार्य किया है। साहित्यिक क्षेत्र में आपके श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया एवं आप सांसद भी नियुक्त किए गए। श्री प्रभाकर श्रोत्री ने पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों के संदर्भ में कहा है, पंडित विद्यानिवास मिश्र के हृदय से निकले
ललित निबंध तो वे हैं जिनमें कहीं गांव के खलिहान में खुशी से झूमते अल्हड़ किसान के मुंह से निकले भोजपुरी लोकगीत का आह्लाद है, कहीं धान कूटती ग्रामीण युवतियों की चूड़ियों की खनक है, कहीं संयुक्त परिवार की नववधुओं की मंद मंद हंसी। विद्यानिवास जी के ललित निबंधों में भी भाव तरंगों के थपेड़ों के साथ कभी संस्कृत कवियों की सूक्तियों की फुहारें आ जाती हैं, कभी पौराणिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ लोकमानस की एकात्मता की बयार। उनकी बहुश्रुतता कभी कभी भावात्मक या व्यक्तिव्यंजक निबंध में भी किसी उत्कृष्ट विचार विशेष को या अनछुए तथ्य को स्थापित करती दिखलाई देती है। मिश्र जी के साहित्य सृजन के विषय विस्तृत भूमि को लेकर चलते हैं। समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिस पर उनकी लेखनी न चली हो। यह भी कहा जाता है कि मिश्र जी को ललित निबंध में उमड़ने वाली भावनाओं की धारा बहाने के लिए किसी प्रेरणा स्रोत के बहाने मात्र की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से उनके हृदय की उद्दाम तरंगे प्रवाहित हो सके। मिश्र जी एक और सन 1960-61 में पाणिनि व्याकरण पर आधारित विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं, तो वहीं महाभारत का काव्यार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, हिंदी की शब्द संपदा जैसे विषयों पर ग्रंथों की रचना कर वे निबंधकार के साथ ही साथ श्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक एवं गहरी शोध प्रवृत्ति का परिचय भी देते हैं। सांस्कृतिक पर्यालोचन से संबद्ध उनके निबंधों का संग्रह है स्वरूप विमर्श। छितवन की छां, फागुन दुई रे दिना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, कितने मोरचे, चिड़िया रैन बसेरा आदि ग्रंथों के अतिरिक्त भ्रमरानंद का पचड़ा उनकी कहानियों का संग्रह है। रहीमन पानी राखिए जल पर आधारित निबंधों का संग्रह है। हिंदी और हम, व्यक्तिवंजना, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, लोक एवं लोक का स्वर, वाचिक कविता अवधि, वाचिक कविता भोजपुरी आदि कृतियों में मिश्र जी की बहुपठित, बहुश्रुत, बहुआयामी, चिंतक, विचारक, समीक्षक दृष्टि की तलाश आसानी से की जा सकती है। उनके द्वारा रचित साहित्य में लोक एवं शास्त्र दोनों का अद्भुत संयोग मिलता है। डॉक्टर यश गुलाटी के अनुसार मिश्र जी के निबंधों में सहज चिंतन और तीव्र अनुभूति का मणिकांचन संयोग मिलता है। शैली रोचक, मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। प्राचीन साहित्य, संस्कृति और परंपरा का गंभीर ज्ञान और आधुनिक जीवन के जटिल प्रश्नों के समाधान की दृष्टि की एक साथ उपस्थिति से संपन्न उनके व्यक्तित्व का बड़ा सुंदर अभिव्यक्तिकरण उनके निबंधों में हुआ है। पंडित जी के लिए कहा जाता है कि साहित्य और संस्कृति के वे प्रामाणिक ग्रंथ थे, मनुष्य एवं मनुष्यता के प्रबल समर्थक। हिंदी और संस्कृत, शास्त्र और लोक आदि दो सूत्रों में बंधा उनका साहित्य उच्च स्तरीय गरिमा को प्रस्तुत करता है। किसी आलोचक का कथन है कि कालिदास का साहित्य जिस तरह से मानव चित्त की अभिव्यक्ति के साथ साथ पर्यावरण, प्रकृति की सुंदरतम अभिव्यक्ति है, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में बगैर किसी प्रचारित सैद्धांतिक पूर्वाग्रह के मनुष्य, उसका समाज, प्रकृति, पक्षी, प्राणी जगत और ऋतुओं का नादात्मक रसात्मक सौंदर्य वर्णित और प्रतिध्वनित है। आंगन का पंछी इस निबंध में भी मिश्र जी ने प्रकृति की एक सरल, सहज, साधारण सी रचना पक्षी गौरैया को लेकर गहन विचार व्यक्त किए हैं। इन विचारों में मिश्र जी की लोकोन्मुखी चेतना के अतिरिक्त देशीपन बिखेरने वाली माटी की सुगंध बिखरते हुए गहरे चिंतन से मिश्र जी को जोड़ जाती है। लोक चेतना कहती है,
भारतीय जनविश्वास है कि जिस घर में गौरैया घोंसला नहीं बनाती वह घर निर्वंश हो जाता है। मिश्र जी इस संवेदना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गौरैया का ढीठ होकर आंगन में चहकना, दाने चुगना, तिनके बिखेरना, घूम फिरकर वापस उसी घर में रात गुजारना दरअसल निश्छल, निष्कपट, मासूम बच्चों की किलकारी, शरारत और भयहीन उच्छृंखलता का प्रतीक है। घर परिवार वंश की वृद्धि चाहने वाले, जीवन क्रम को बढ़ाने की चाहत रखने वाले लोग जिस तरह बच्चों के महत्व को समझते हैं, उसी तरह आंगन का पंछी गौरैया भी बाल सुलभ जीवन का प्रतीक है। मिश्र जी गौरैया की तुलना भारतीय परंपरा एवं चिंतन में तुलसी की महत्ता के साथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सुंदर, खुशबूदार, चटकीले फूल गुलाब, जूही, चमेली आदि कम आंगनों में मिलते हैं, किंतु भारतीय परंपरा में शायद ही किसी घर का ऐसा आंगन हो जहां तुलसी की वेदी और उस पर तुलसी की मंजरी न मिले। तुलसी के पौधे में न तो घनी छाया की शीतलता है, न गंध, न रूप का जादू, फिर भी हर एक आंगन में तुलसी की उपस्थिति संभवतः यही प्रदर्शित करती है मानो दुख दर्द बांटने के लिए उसका प्रत्येक घर आंगन में होना आवश्यक है। मिश्र जी कहते हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों में तुलसी पूजन का विधान है। शायद इसी विश्वास से तुलसी हर आंगन में उपस्थित मिलती है, किंतु गौरैया तो एक जन विश्वास को लेकर हर आंगन में मिल जाती है। गौरैया रूप रंग में अति साधारण होती है। कोयल आदि पक्षियों की तरह उसके कंठ में किसी तरह का जादू नहीं है। ऊंची उड़ान भरने का भी घमंड उसके पास नहीं है तो बस आंगन में स्वच्छंद फुदकने की योग्यता। भारतीय जनविश्वास है कि मनुष्यों में ब्राह्मण वर्ग की तरह पक्षियों में गौरैया का महत्व है। चिड़ियों का शिकार करने वाले भी गौरैया को मंगलकारी मानते हुए उसका शिकार करना पाप समझते हैं। गौरैया खेत और फसल की क्या शत्रु हो सकती है? यह विचार आने से पहले मिश्र जी उल्लेख करते हैं उनकी ससुराल के आंगन में धानों की बालियां ओरियों अर्थात छप्पर के उस छोर से जहां से बारिश का पानी टपकता है वहां से नीचे लटकाई जाती हैं। यह व्यवस्था शायद इसलिए की जाती है ताकि आंगन में सूख रहे धान को गौरैया का दल नुकसान ना पहुंचाए और गौरैयों को उनके भाग का धान भी सुलभ होता रहे। बावजूद इसके ओरियों से लटकी धान की बालियों का धान खत्म नहीं होता। मिश्र जी बड़ा रोचक उत्तर देते हैं कि ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि गौरैयों को भी इनके प्रति मोह है। आंगन में धान सूखता है, गौरैयों के दल आते हैं, तितर बितर किए जाते हैं, पर फिर हाजिर हो जाते हैं। निबंध के अगले अनुच्छेद में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी उस सूत्र को प्रदर्शित करते हैं जो दरअसल इस निबंध को लिखने का कारण है। चीन में गौरैयों को खेती का शत्रु मानकर उनके विरुद्ध एक अभियान की अखबारी खबर मिश्र जी की इस वैचारिक उद्वेलना का कारण है। बंदूक दाग दाग कर झुंड के झुंड गौरैयों को बेदम होते तक खदेड़ने के तरुण चीनियों के सामूहिक अभियान पर मिश्र जी टिप्पणी करते हैं कि यह गौरैयों पर वीरता का अपव्यय है। मासूम और मनुष्य के प्रति सहज विश्वास रखने वाले पक्षी को निर्मूल करने की योजना सचमुच उन्माद से प्रेरित है। लेखक इस अभियान की अनावश्यकता पर विचार करते हुए उस सोच के प्रति भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जहां कला की सेवा इसलिए अनावश्यक समझी जाती है क्योंकि मनुष्य अभावग्रस्त है। ये सारे तर्क कि चींटी और मछली को आटे की गोली न दी जाए क्योंकि मनुष्य भूखों मर रहा है, कफन के लिए तरस रहा है, गुलाब इसलिए पैदा न किए जाए क्योंकि गेहूं की पैदावार जरूरी है,
बुद्धिवादी सोच को प्रमाणित करने वाले ये तर्क हैं। ये तर्क कहीं ना कहीं इस सृष्टि एवं प्रकृति पर मनुष्य मात्र की संप्रभुता के विचार से ग्रस्त हैं, इसलिए हेय विचार हैं। लेखक कहते हैं कि गौरैया यदि दाना चुग भी लेती है तो उसके बदले वह एक बड़ा काम यह भी करती है कि अनाज में उगने वाले कीड़ों को साफ करती रहती है। लेखक का प्रश्न है कि यदि मान भी लिया जाए कि वह दाना लेती भर है, देती कुछ नहीं, तो भी क्या प्रकृति ने जिस तरह हर एक जीव की सत्ता और महत्व अलग अलग स्थापित किया है, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था के साथ मनुष्य क्या केवल इसलिए खिलवाड़ करने को स्वतंत्र है क्योंकि वह इस सृष्टि का सबसे बुद्धिशाली प्राणी है? बुद्धि के बल पर एक मनुष्य दूसरे देशवासी मनुष्य के साथ हिंसक व्यवहार कर ही रहा है। रचना से ज्यादा उसकी शक्ति विध्वंस पर व्यर्थ हो रही है। इसी बुद्धि का परिणाम है कि पता नहीं क्या प्राप्त करने की होड़ में एक दूसरे के विनाश की लालसा की स्पर्धा चरम पर पहुंच चुकी है। बुद्धि ने सदा भौतिकता की राह दिखाई है। जब भी केवल बुद्धि हावी होती है, नैतिकता, समरसता की भावना, मानवता के मूल्य, परोपकार जैसे मूल्य ध्वस्त हो जाते हैं। कितनी छोटी सोच है कि पैदावार कम होने का आरोप हम निरीह पशु पक्षियों, प्राणियों पर लगा दें। ये कहें कि नन्ही सी जीव चिड़िया के खाने के कारण अन्न का अभाव है। तुच्छ प्राणी चूहे कुतर जाते हैं या बंदर नष्ट कर रहे हैं, फिर तो शायद हम यह भी कह सकते हैं कि धूप सुखा देती है, तो इन सब पर नियंत्रण लगाया जाए। मिश्र जी कहते हैं कि चीन मेधा, बुद्धि, प्रज्ञा की दृष्टि से संपन्न है। बुद्ध की दया, मैत्री, करुणा का संदेश यहां माना जाता है। परस्पर सहयोग, प्रेम, उद्धार आदि नैतिक मानव मूल्यों की दुहाई देने वाला देश चीन है। ऐसे चीन में यदि गौरैयों का समूल नष्ट करने की योजना यह प्रश्न पैदा करती है कि क्या वहां घर नहीं, घर है तो आंगन नहीं, आंगन है तो क्या बच्चे नहीं, या मुक्त हंसी और प्रेम विश्वास क्या वहां शेष नहीं? कबूतर की तरह गौरैया पत्रवाहक नहीं हो सकती, तोते की तरह रटकर दोहराना नहीं जानती। उसके पास न ही खूबसूरत पंख हैं, न पंखों के सुर्ख रंग हैं, न ही मुर्गे की तरह कलंगी है, न सुबह सुबह बांग देने की कला। गौरैया आकाश में विचरने वाली सुबह की साथी नहीं, किंतु उससे भी बड़ी बात यह कि वह दोपहर की साथी है, अर्थात मनुष्य के सुख दुख में साथ निभाकर आंगन में खुशी और आनंद का संचार करने वाली आंगन का पंछी है। एक सोच गौरैया का समूल खत्म करना चाहती है तो बात आदिकाल से मनुष्य का साथ दे रहे निरीह प्राणियों की उपादेयता पर भी आ जाती है। प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें भी खत्म करते हुए बात घर के अंदर मौजूद प्राणियों तक भी पहुंच सकती है। मिश्र जी भारतीय चिंतन परंपरा एवं विश्वासों के आधार पर तर्क देते हैं। हमारी भारतीय सोच एवं चिंतन की परंपरा में हमें यह सिखाया है कि प्रकृति हमारे अधीन नहीं है, हम प्रकृति के अधीन हैं। एक रस्ता और समरसता में ही हमारा गौरव निहित है। गौरैया के प्रति हमारा लगाव भी एक स्वार्थ की पुष्टि करता है कि गौरैया के माध्यम से हम अपनी संतति को विश्वास, स्वच्छंद व्यवहार, आनंद की विरासत सौंपना चाहते हैं। मिश्र जी आगे वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले भारतीय चिंतन को व्याख्यायित करते हैं। दरअसल पर्यावरण, परिवेश और प्रकृति के प्रति हमारे चिंतन में कृतज्ञता का भाव बहुत पुराना है। इसी भाव विचार का परिणाम है कि हम प्रकृति के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अंश को अपने परिवार के समान जोड़ते हैं और इसी सोच से स्वयं को संपन्न पाते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रहों की आराधना, नदी,
पर्वतों के प्रति देवतुल्य विश्वास, वट, पीपल, आंवला, तुलसी जैसे पेड़ पौधों के प्रति पूजनीय भाव के पीछे पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारा गहरा कर्तव्य बोध एवं उससे जुड़ी सघन संवेदना एवं संचेतना अभिव्यक्त होती है। मिश्र जी उल्लेख करते हैं कि छोटी बालिका मिनी जब आंगन की गौरैया को देखकर नाचती है, उन्हें पास बुलाती है, खुशी से ताली बजाती है, उन्हें डांटती, धमकाती, मनाती है, तो ऐसा लगता है कि सृष्टि की दो चरम आनंद प्रदान करने वाली अभिव्यक्तियां एक दूसरे में समा गई हों। यदि गौरैयों के विरुद्ध कोई अभियान है तो दरअसल वह ऐसी मासूम, नादान, आनंद की अजस्र स्रोत मिनी जैसी बेटियों के विरुद्ध अभियान है। मनुष्य होने के नाते दायित्व है मनुष्यता की, बंधुता की, विश्वास की, ममता की रक्षा। मिश्र जी जिक्र करते हैं कि चिड़ियों से बसी सुंदर प्रकृति मनुष्य को चित्रकार बनाती है तो कभी उसे कथाकार भी बनाती है। तो क्या प्रकृति के उन तमाम उपादानों से जिनसे मनुष्य सर्जक बनता रहा, उनकी रक्षा करना उसका दायित्व नहीं है? अंत में मिश्र जी कहते हैं कि यह प्रकृति, यह सृष्टि, यह धरती हमें कितना कुछ देती है। लोगों के लिए धरती पैरों के नीचे जरूर हो सकती है, किंतु भारतीय चिंतन उसकी व्याख्या इस तरह करता है कि धरती की गोद में है हम, धरती के असंख्य अन्य शिशुओं की तरह। धरती की व्यापक सत्ता और उसकी विरासत को सहेजना सरल नहीं। अंत में मिश्र जी कहते हैं कि धरती की विरासत संभालना आसान नहीं। उस विरासत के असंख्य साझेदारों को मिलाए बिना तुम घर के कर्ता नहीं बन सकते। यह गौरैया, यह तुलसी, यह मेरी और मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी मिनी है। तो उस विरासत की असली मालिक यही हैं। वे बिना मांगे अपनी मिल्कियत लुटा देती हैं। उनके प्रति कृतज्ञ बनो, अपने आप तुम्हारी बढ़ती होगी। इस पूरे निबंध में लालित्य एवं भाव प्रवणता की उपस्थिति है। ललित भाषा, ललित शब्दावली, ललित वाक्य विन्यास, भाव एवं अभिव्यक्ति में भी लालित्य है। कोश के अनुसार अनाचार्योपदिष्टम से लालित्यम, अर्थात जो आचार्यों या उनके शास्त्रों से उपदिष्ट न हो, हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो, ऐसी बनावट वाली रचना ललित है। जिस रचना के अंग विन्यास में सुकुमारता हो वह ललित है। आंगन का पंछी गौरैया को लेकर गहन विचार प्रस्तुत कर देना, उसे रोचक पाठ्य में परिवर्तित कर देना, इस लालित्य का ही प्रभाव है। यहाँ विचार हैं पर अनर्गल नहीं है, व्यर्थ नहीं है। व्यक्ति और आत्म की छटा से इस निबंध में गहरी सामाजिकता प्राप्त होती है। पंडित विद्यानिवास मिश्र शब्द शिल्पी रचनाकार थे। लोक में प्रचलित शब्दावली के अतिरिक्त संस्कृत के संस्कारों में ढली शब्दावली और इन दोनों के अद्भुत सम्मिश्रण से प्रवाह की, प्रभाव की द्रुत धारा का विकास करती हुई उनकी भाषा में सरलता, सहजता, प्रभावोत्पादकता का गुण विशिष्ट है। आम पाठक पूरी रचना का आनंद लिए बगैर रचना से मुक्त होना नहीं चाहता। कथ्य भाषा शैली का यह प्रभाव विशेष रेखांकित करने वाला है, जो कि इस निबंध में भी स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है। आधुनिकता एवं परंपरा दोनों दृष्टियों का समुचित प्रभाव देखा जा सकता है। मिश्र जी का मन आंगन के पंछी की तरह स्वच्छंद विचरण की योग्यता रखते हुए आंगन से जुड़ी जमीन को कभी नहीं छोड़ता।